क्या ख्याल है? और आज हम कोई थर्ड लेक्चर में पहुंच गए। सो अभी तक हमने क्या किया? मैनेजमेंट को हमने डिफाइन किया। मैनेजमेंट इज अबाउट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। क्यों? टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। साथ हमने लीडरशिप को भी डिफाइन कर लिया। लीडरशिप इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट which means giving a lead, i.e. giving guidance, direction to others. Leadership means inspiring, motivating, influencing others to accomplish a specific task. Whether all leaders are managers? Why? Because leadership is a part of management. Whether all managers are leaders? No, only those managers are leaders who have leadership skills. क्या थी leadership skills? Inspiring, motivating, influencing others. Sorry. So what is supervision? Looking over someone else, which is also called frontline management या supervisory management. And there are 3 levels of management. Top management, middle management, front line या lower management. Who is involved in middle management? Who is involved in top management? Chairman, CEO, chief executive, president, vice president या board of directors. And who is involved at lower management? Supervisors, जिनको foreman भी बोलते हैं। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज कहाँ पे प्रिपेयर होती हैं? ईयरली बजट कहाँ पे बनते हैं? डेली प्लानिंग कहाँ पे होती है? एक्टिविटीज जो परफॉर्म हो रही है उनकी रिकॉर्डिंग कहाँ पे होती है? फ्रंट लाइन मैनेजमेंट। चलिए, सो चैप्टर 1 में क्या है हमारे पास? कुछ थ्योरीज ऑन मैनेजमेंट। थ्योरीज ऑन मैनेजमेंट मीन बिजनेस को कैसे मैनेज करना है। डिफरेंट राइटर ने क्या की, अपनी अपनी हमें थ्योरीज दे दी। हर राइटर ने अपना अपना वे बताया बिजनेस को मैनेज करने का, और मिला के कोई 12 थ्योरीज हैं जो हमें लर्न करनी है। क्यों? इनमें से कोई एक थ्योरी हर पेपर में एग्जामिनर मस्ट टेस्ट करते हैं, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम 2 थ्योरीज टेस्ट होती हैं। सम टाइम उसने 3 थ्योरीज भी टेस्ट की हैं। तो कोई 1 पेज, हाफ पेज, इस तरह से कोई 12 थ्योरीज हैं जो हमें कवर करनी है और चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा। उन थ्योरीज को उसने 2 हेड्स में कैटेगराइज किया कि कुछ थ्योरीज जो हैं वो क्या हैं? क्लासिकल या ट्रेडिशनल थ्योरीज। ट्रेडिशनल मीन पुराने राइटर्स की थ्योरीज, पुराने बाबों की थ्योरीज, तो वो क्या है? क्लासिकल या ट्रेडिशनल थ्योरीज। हाँ, जो हमारे दौर की थ्योरीज हैं, हमारा दौर कौन सा है? मॉडर्न। तो उनको नाम दिया गया है अदर या मॉडर्न थ्योरीज। कल हमने दोनों को डिफरेंशिएट किया थोड़ा सा। क्लासिकल राइटर का फोकस है वर्क पर, और मॉडर्न राइटर का फोकस है वर्क एज वेल एज पीपल। यही बात थी। क्लासिकल राइटर का फोकस है वर्क पर, मॉडर्न राइटर का फोकस है वर्क एज वेल एज पीपल। ये झूठ है, मैंने कल ऐसी कोई बात ही नहीं की। क्लासिकल राइटर का फोकस ऑन वर्क नहीं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क पर है। मॉडर्न राइटर का फोकस किस चीज़ पे है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क एज वेल एज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तो इनका फोकस है, बातें गौर से सुना करो, ऑन वर्क नहीं, ऑन मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मीन हर राइटर अपनी थ्योरी में यही बताता रहा कि काम को कैसे मैनेज करना है। क्यों? काम मैनेज होगा तो अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट अचीव होगा, प्रॉफिट अचीव होगा तो बिजनेस मैनेज हो गया। जबकि मॉडर्न राइटर क्या कहते हैं कि नहीं, जस्ट फोकस ऑन मैनेजमेंट ऑफ वर्क ही नहीं होना चाहिए, साथ आपको क्या करना है? मैनेजमेंट ऑफ पीपल पे भी फोकस करना है। इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि क्लासिकल राइटर्स जो हैं वो ह्यूमन एलिमेंट को इग्नोर कर रहे थे, सिर्फ काम को मैनेज करने पे लगे हुए थे। जबकि मॉडर्न राइटर काम के साथ ह्यूमन एलिमेंट को भी कंसीडर कर रहे हैं कि आपने लोगों को कैसे मैनेज करना है। क्यों? लोग मैनेज होंगे तो काम भी मैनेज होगा।
सो क्लासिकल राइटर में हमें पहला राइटर मिला टेलर, और टेलर ने कहा भाई बिजनेस को अगर आपने मैनेज करना है तो आपको मैनेज करना है साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्रू। बिजनेस को मैनेज करने के लिए आपको क्या अप्लाई करना है? साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या है कि अगर कोई लार्ज टास्क 3-4 लोग मिलके परफॉर्म कर रहे हैं तो आप क्या करो, उस लार्ज टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो और एक पार्ट पे एक एक बंदा इंप्लॉय कर दो। क्यों? जब एक बंदा एक ही काम करेगा तो बार बार रिपीट करने से उसमें क्या हो जाएगा? स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। मीन इससे क्या चीज अचीव होगी? स्पेशलाइजेशन। और एक बंदा जब एक ही काम बार बार रिपीट किए जा रहा है तो उसके काम करने की स्पीड भी बढ़ जाएगी। अगर एक दिन में वो 10 यूनिट बना रहा था तो अगले दिन वो 11 यूनिट बनाना शुरू हो जाएगा, जिसे क्या नाम दिया गया है? एफिशिएंसी अचीव होगी। मीन मेनली वो क्या कहता है कि बिजनेस के अंदर आपको स्पेशलाइजेशन और एफिशिएंसी अचीव करनी है। क्यों? जितनी एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कम टाइम में ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करना, या मिनिमम रिसोर्सेज यूज करते हुए, मिनिमम इनपुट यूज करते हुए मैक्सिमम आउटपुट प्रोडक्शन देना, ये क्या है? एफिशिएंसी। और जितनी एफिशिएंसी ज्यादा होगी उतना आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा। क्या ख्याल है? तो क्या कहता है कि आपने स्पेशलाइजेशन और एफिशिएंसी अचीव करने के लिए क्या करना है? काम को डिवाइड करना है, मीन डिवीजन ऑफ वर्क करनी है। मीन अगर 4 लोग मिलके ये मार्कर बना रहे हैं तो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। एक बंदे को ये अंदर वाला इंक मटेरियल बनाने पे लगा दो, एक को ये ऊपर वाला कवर प्लास्टिक का बनाने पे लगा दो, एक को ये सारी चीज़ें आपस में इंटीग्रेट करने पे लगा दो, और एक को इनको बॉक्सेस में पैक करने पे लगा दो। क्यों? एक बंदा एक ही काम बार बार रिपीट किए जा रहा है। रिपीट करने से एक तो वो स्पेशलाइज्ड हो जाएगा इस काम में, और दूसरा उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो आपका बिजनेस मैनेज हो गया। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट है क्या? 3 पॉइंट। डिवाइडिंग लार्जर टास्क इनटू स्मॉलर यूनिट ऑफ वर्क, employing individual on each small unit of work, and achieving efficiency and specialization through division of work। मीन एक लार्जर टास्क को स्मॉलर यूनिट में डिवाइड कर देना, हर स्मॉलर यूनिट पे एक इंडिविजुअल इंप्लॉय करना, और जब एक इंडिविजुअल इंप्लॉय किया है तो इससे क्या चीज़ अचीव होगी? एफिशिएंसी भी और स्पेशलाइजेशन। क्यों? वर्क को आपने डिवाइड कर दिया। एक पेज हमें मिलता है, कल कुछ पेजेस मिले थे हमें 3-4, उसमें देखें कोई फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर की थ्योरी में मिलती है, तो उसके बिल्कुल सेंटर में हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट के 3 पॉइंट मिलेंगे। डिवाइडिंग लार्जर टास्क इनटू स्मॉलर यूनिट ऑफ वर्क, एम्प्लॉइंग इंडिविजुअल ऑन ईच यूनिट टू स्पेशलाइज, एंड अचीविंग एफिशिएंसी थ्रू डिवीजन ऑफ वर्क। तो ये 3 पॉइंट हमें लर्न करने हैं कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के। साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक है क्या? साथ टेलर ने क्या किया? हमें बताए कोई 4 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक अब आपने बिजनेस में कैसे अप्लाई करनी है? कहते बिजनेस में अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है? 4 प्रिंसिपल्स को फोकस करना है। क्या है 4 प्रिंसिपल्स? नंबर 1, साइंस ऑफ वर्क। साइंस नहीं, साइंस ऑफ वर्क। नंबर 2, स्किल्ड वर्कर्स। नंबर 3, कंबाइन। क्या? नंबर 1 एंड नंबर 2। एंड नंबर 4, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। कि साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक बिजनेस में कैसे अप्लाई करनी है, ये 4 प्रिंसिपल्स को फॉलो करके। नंबर 1 वो कहता है देयर शुड बी साइंस ऑफ वर्क। साइंस ऑफ वर्क का मतलब क्या है कि आपने देखना है एक काम करने के कितने पॉसिबल वेज है, हर वे के थ्रू वो काम परफॉर्म करना है, और देखना है कौन सा वे ऐसा है जिसके थ्रू वो काम कम से कम टाइम में परफॉर्म हो सकता है। वो जो कम से कम टाइम में परफॉर्म करने वाला वे क्या है? वो क्या है? मोस्ट एफिशिएंट वे। इसी को ऑप्टिमल वे का नाम भी दे सकते हैं, बेस्ट वे। तो कहता है वो जो बेस्ट वे है काम करने का, पहले आपने वो आइडेंटिफाई करना है। मीन क्या आइडेंटिफाई करनी है? साइंस ऑफ वर्क। मीन एक काम करने के कितने पॉसिबल वेज है, हर वे के थ्रू परफॉर्म करना है,
और जो मोस्ट एफिशिएंट वे है वो क्या बन गया, साइंस ऑफ वर्क। तो पहले आपने क्या आइडेंटिफाई करना है, साइंस ऑफ वर्क, बेस्ट वे क्या है। कहते समटाइम एक काम करने का एक ही वे होता है, उसमें भी एफिशिएंसी लाई जा सकती है। कैसे, अगर आप वर्कर्स की थोड़ी सी पे इंक्रीज कर दो तो क्यों, लोगों को नोट दिखाने से भी उनके मूड बदले जा सकते हैं। तो अगर आप थोड़ी सी पे इंक्रीज कर दो तो उससे भी क्या होगी, लोगों की स्पीड बढ़ जाएगी, और स्पीड बढ़ने से वो वे भी क्या बन गया, मोस्ट एफिशिएंट वे मीन आइडेंटिफाई होगी क्या, साइंस ऑफ वर्क। अब साइंस ऑफ वर्क आ गई, बेस्ट वे, मोस्ट एफिशिएंट वे आ गया, तब उसके ऊपर जो वर्कर्स आपने लगाने हैं वो स्किल्ड होने चाहिए, गधे नहीं लगाने। अदरवाइज गधे लगाओगे तो साइंस ऑफ वर्क भी तबाह हो जाएगी, जो पाकिस्तान का हाल हुआ। क्या ख्याल है। तो आपने क्या करना है, वर्कर्स स्किल्ड होने चाहिए, उनके अंदर एबिलिटीज होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए टू डू द टास्क। अगर नहीं है तो थ्रू ट्रेनिंग आपने क्या करना है, वो स्किल्स पहले डेवलप करनी है। इन पहले बेस्ट वे ऑफ डूइंग द टास्क आपने आइडेंटिफाई कर लिया, मोस्ट एफिशिएंट वे। अब वर्कर्स आपने केयरफुली सिलेक्ट करने हैं, दे मस्ट हैव द स्किल्स एंड एबिलिटी टू डू द टास्क। अगर वो स्किल्स एबिलिटीज नहीं है तो क्या करना है, आपने ट्रेन करके उनको स्किल्ड बनाना है। अब बेस्ट वे आ गया, स्किल्ड वर्कर्स आ गए, तब आपने क्या करना है, ब्रॉट टुगेदर क्या, साइंस ऑफ वर्क एंड स्किल्ड वर्कर्स टू अचीव बेटर रिजल्ट्स, एफिशिएंसी, स्पेशलाइजेशन मिल गई। ये क्या हुआ, साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्लाई हो गई। साथ उसने एक चौथा पॉइंट भी बताया, वो क्या है, पहले ये तीन ये पढ़ के देखें, समझ आती है, फिर चौथे पे चलते हैं। देयर शुड बी साइंस ऑफ वर्क बेस्ड ऑन वर्क एनालिसिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन to find the most efficient way of doing the task. Workers should be rewarded higher if they succeed to increase their efficiency. And workers should be carefully selected. They must have skills and ability to carry out the task. और अगर नहीं है तो फिर क्या करना है, they must be trained. और तीसरा प्रिंसिपल क्या है, brought together क्या, skilled workers and science of work to achieve better results and efficiency. क्या ख्याल है। एक चौथा प्रिंसिपल भी उसने बताया, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। क्या कहता है कि मैनेजर्स और वर्कर्स को मिल के काम करना चाहिए। इसकी थ्योरी से पहले क्या होता था, मैनेजर्स बस पीछे टांग पे टांग रख के बैठा रहता था, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, भाई वर्कर्स खुद ही काम करें। तो वर्कर्स कोई काम नहीं कर पा रहे तो उन्हें नहीं पता चल रहा कैसे करना है। तब ये क्या कहना चाह रहा है, मैनेजर्स वर्कर शुड वर्क क्लोजली टुगेदर, ताकि अगर वो कोई काम नहीं कर पा रहे तो मैनेजर्स उनको गाइड करे कैसे करना है। एंड मैनेजर शुड टेक ओवर द वर्क फ्रॉम वर्कर्स फॉर विच दे आर मोर कैपेबल टू परफॉर्म। मीन वो काम जो मैनेजर वर्कर से ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, तो स्पेशलाइज्ड वे में कब परफॉर्म होगा, जब मैनेजर्स वो काम खुद करेंगे। क्यों, खुद करने से एक तो आप जो है वो एज ए एग्जाम्पल लीड करोगे, उनको बताओगे कैसे बेस्ट वे में हो रहा है, और साथ काम भी स्पेशलाइज्ड वे में परफॉर्म होगा। ये चौथा प्रिंसिपल क्या है, मैनेजर्स एंड वर्कर्स शुड वर्क क्लोजली टुगेदर एंड मैनेजर्स शुड टेक ओवर द वर्क फ्रॉम वर्कर्स फॉर विच दे आर मोर कैपेबल टू परफॉर्म। तो क्या करना, हमने 3 पॉइंट साइंटिफिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट के लर्न करने हैं। डिवाइडिंग लार्जर टास्क इनटू स्मॉलर यूनिट ऑफ वर्क, employing individual on each unit of work to specialize, achieving efficiency through division of work। और ये 4 प्रिंसिपल्स को रटा लगाना है। There should be science of work कैसे, based on analysis and experimentation to find the most efficient way of doing the task, and workers should be rewarded higher if they succeed to achieve efficiency. Workers should be carefully selected. They must have skills and ability to carry out the task. या वर्कर शुड बी ट्रेंड, ब्रॉट टुगेदर क्या, साइंस ऑफ वर्क, स्किल्ड वर्कर्स टू अचीव बेटर रिजल्ट्स, एफिशिएंसी। नहीं, मैनेजर्स एंड वर्कर्स शुड वर्क क्लोजली टुगेदर एंड मैनेजर्स शुड टेक ओवर द वर्क फ्रॉम वर्कर्स फॉर विच दे आर मोर कैपेबल टू परफॉर्म। तो क्या हुआ, कुछ लोग जिनको खुद कुछ नहीं करना होता वो क्या करते हैं, दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं, कीड़े निकालते हैं। क्यों, खुद से तो कुछ हो नहीं रहा, तो फिर किसी ने कुछ किया है तो क्या करें, डैश 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 इसकी कीड़े निकालते हैं। तो कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया इसकी थ्योरी को कि भाई अगर आप एक बंदे को एक ही काम पे लगा दोगे तो एक ही जैसा मोनोटनस सेम काम, रिपीटेटिव, बार बार रिपीट होने वाला, डल, जिसके अंदर कुछ नयापन नहीं है, उस बंदे को बोर कर देगा।
तो बंदा डीमोरलाइज हो जाएगा, क्यों कुछ नया करने को है ही नहीं, तो उसे फिर एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं बल्कि उल्टा डाउन होना शुरू हो जाएगी, क्यों उसका काम में दिल नहीं लगेगा। ठीक बात है ये भी। लेकिन डिस्पाइट क्रिटिसिज्म थ्योरी लोग मानते हैं कि नहीं, स्पेशलाइज करने के लिए हमें एक बंदे को एक ही काम पे लगाना होगा। 2-3 वो काम कर रहा है तो किसी को भी प्रॉपर्ली फोकस नहीं कर पा रहा, तो किसी में भी स्पेशलाइज्ड नहीं होगा, तो एक ही काम पे लगाना होगा। हाँ, अगर आपको लगता है ये बोर हो जाएगा, इसको उठा के कहीं और लगा दो, किसी और को उठा के यहाँ पे लगा दो, तो क्रिटिसिज्म हमें नजर आता है। इट रिजल्ट्स इन डल, रेपिटेटिव, मोनोटोनस। मोनोटोनस मीन सेम वर्क। जिससे क्या होगा, वर्कर्स डीमोरलाइज हो जाएंगे, क्यों काम में दिल नहीं लगेगा, तो एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। बट डिस्पाइट क्रिटिसिज्म थ्योरी इज स्टिल वैलिड एंड एप्लीकेबल। ये भी पिछली से पिछली अटेम्प्ट में ऑटम 18 में एग्जामिनर ने 6 नंबर के लिए टेस्ट कर लिया, 4 नंबर के लिए 4 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बताएं और 2 नंबर के लिए क्रिटिसिज्म ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट लिखें। तो हम भी लर्न कर लेते हैं, हो सकता है हमसे भी पूछ ले, क्या ख्याल है? यानी 3 नंबर के साइंटिफिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट क्या है बताएं, तो 3 पॉइंट भी बता सकते हैं। बाकी थ्योरी में क्या है, सारी बकवास। लर्न करने वाली चीज़ें क्या हैं, 3 कॉन्सेप्ट के पॉइंट, 4 प्रिंसिपल्स और 2 क्रिटिसिज्म की लाइनें। क्या ख्याल है? एक थ्योरी होगी, इस तरह की 11 थ्योरीज और है, हमें लर्न करनी है। क्यों? एग्जामिनर पेपर में टेस्ट करता है। कितनी? 2, समटाइम 3, अदरवाइज एक तो टेस्ट होनी ही होनी है। कितने नंबर के लिए? कुछ 10 to 15 मार्क्स के लिए थ्योरीज टेस्ट होती है। सो एक राइटर में और मिला, हेनरी फॉयल। हेनरी फॉयल कहता है भाई अगर आपने बिजनेस को मैनेज करना है तो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं, आपको फॉलो करने हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो टेलर कहता है बिजनेस को मैनेज करना है तो कैसे मैनेज करना है, ये 4 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्लाई करके। फॉयल कहते हैं नहीं, बिजनेस को मैनेज करना है तो आपने कैसे मैनेज करना है, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई करके। कितने प्रिंसिपल्स? 14 प्रिंसिपल्स। आपके 2, 4, 5, 6 हो तो चलो हम लर्न कर लें। क्या ख्याल है? जैसे ही 5, 6 से ऊपर हेडिंग जाती है हमें मौत पड़ जाती है, देख के उल्टी आने लग जाती है। अब इतनी हेडिंग कौन लर्न करे? क्यों? पहले तो हेडिंग के नाम ही हम भूल जाएंगे, अंदर वाला मटेरियल वो तो फिर और बड़ी बात हो जाएगी। सो देखते हैं कैसे लर्न किया जाएगा इसको। सो क्या करना है जी, बिजनेस को मैनेज करना है तो फॉयल कहता है कि आपको अप्लाई करने हैं 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। वो 14 हेडिंग्स लर्न करने के लिए हम अपना एक निमोनिक बनाते हैं, सी दादू, आई क्रॉस यू। यहाँ से हम 14 हेडिंग्स के नाम लर्न करेंगे, 14 कैरेक्टर बन गए, सी दादू, आई क्रॉस यू से। सो क्या है, सी दादू, आई क्रॉस यू। So C, S stands for scalar chain, E stands for equity, E stands for aspirate D corps, scalar chain, equity, aspirate D corps. D stands for division of work, A stands for authority, D stands for discipline, U stands for unity of command. Scalar chain, equity, aspirate D corps, division of work, authority, discipline and unity of command. I stands for initiative, C stands for centralization, R stands for remuneration, O stands for order.
और 2 एस जो आप भूलोगे, क्यों, हेडिंग बड़ी बड़ी हैं। सबऑर्डिनेशन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, subordination of individual interest to general interest, थोड़ी बड़ी हेडिंग, subordination of individual interest to general interest. And then S stands for stability of tenure of personnel, stability of tenure of personnel. And then U stands for unity of direction. एक U था यूनिटी ऑफ कमांड, तो ये U क्या है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब इनको हेडिंग को लिखते वक्त ये 2 हेडिंग आप भूलोगे क्योंकि नाम बड़े हैं, और इनको डिफाइन करते वक्त आप ये 2 हेडिंग को मिक्सअप करोगे। कमांड वाली बात डायरेक्शन में कर दोगे, डायरेक्शन वाली बात कमांड में कर दोगे, जो स्टूडेंट नॉर्मली मिस्टेक करते हैं। सो क्या करना है, बिजनेस को मैनेज करने के लिए हेनरी फयोल कहता है कि आपको ये 14 प्रिंसिपल्स जो है वो बिजनेस में अप्लाई करने हैं। ये अप्लाई करोगे तो बिजनेस मैनेज होगा, वरना मैनेज नहीं होगा। स्केलर चेन में क्या कहना चाह रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट आपको डिफाइन करना है, एक हायरार्की ऑफ अथॉरिटी डिफाइन करनी है, पोजीशन रैंक आपने डिफाइन करना है, ताकि सबको क्लियर हो किसका क्या लेवल है, क्या पोजीशन है, किसने किसको फॉलो करना है, किसने किसको ओबे करना है, किसने किसको ऑर्डर करना है। तो क्या होना चाहिए, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, पोजीशन रैंक जो है वो प्रॉपर्ली क्लियरली डिफाइन होने चाहिए, फिर जाके चीज़ें फॉर्मलाइज होंगी। इक्विटी, एक अकाउंटिंग में इक्विटी होती है, कैपिटल, ये इक्विटी वो नहीं, ये अंग्रेजी का वर्ड है इक्विटी, जिसका मतलब क्या है, इक्वल ट्रीटमेंट, फेयरनेस, सबके साथ आपका बिहेवियर सेम होना चाहिए, काइंडनेस का बिहेवियर होना चाहिए। ये नहीं किसी को जी कह के बुलाओ, किसी को तू कह के बुलाओ, नहीं, सबके साथ फेयर बिहेवियर होना चाहिए, काइंडनेस सबके साथ सेम होनी चाहिए, कोई पर्सनलाइजेशन, कोई फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल होना चाहिए। एस्पिरिट डी कॉप एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है टीम स्पिरिट। कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अकेले अकेले काम करने से अचीव नहीं होता, सबके मिलजुल के अचीव होता है। तो आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या प्रमोट करना है, टीम स्पिरिट को प्रमोट करना है। ऑर्गेनाइजेशन शुड स्ट्राइव, स्ट्राइव का मतलब क्या, ट्राई करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि क्या प्रमोट किया जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, टीम स्पिरिट। सो चार्ट डिफाइन होना चाहिए, पोजीशन रैंक अथॉरिटी, फेयरनेस, काइंडनेस, बिहेवियर फॉर ऑल सेम, एंड ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रमोट टीम स्पिरिट। ये 3 रीड करके देखें, यही बातें हैं। ठीक है। डिवीजन ऑफ वर्क क्या है, वही साइंटिफिक मैनेजमेंट के काम को लोगों में डिवाइड करके परफॉर्म करना चाहिए। क्यों, इसे अचीव होगी क्या, स्पेशलाइजेशन और एफिशिएंसी। तीनों साइंटिफिक मैनेजमेंट को इसने भी फेवर की। साथ अथॉरिटी क्या कहता है कि मैनेजर्स के पास अथॉरिटी होनी चाहिए ताकि वो लोगों को ऑर्डर देके उनसे काम करवा सकें। अगर उनके पास अथॉरिटी नहीं है तो उनके ऑर्डर को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अथॉरिटी सिर्फ अपने पास नहीं रखनी, नीचे मैनेजर्स को भी देनी है ताकि उनके नीचे जो वर्कर्स हैं वो उनको ऑर्डर देके उनसे काम करवा सके। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, रूल्स पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए और सबको क्या करनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए, मीन ओबे करनी चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है, वहदानियत, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ एक ही लीडर होना चाहिए जिसको एम्प्लॉय ने फॉलो करना है, लीडर एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मीन एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन देने वाला, गाइडेंस देने वाला लीडर क्या होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, एक सिंगल मैनेजर, सिंगल सुपीरियर, सिंगल लीडर होना चाहिए। ये रीड करके देखें दादू भी, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी, डिसिप्लिन एंड यूनिटी ऑफ कमांड।
इजी। इनिशिएट का मतलब क्या होता है? स्टार्ट लेना, मीन कोई स्टेप लेना। तो इनिशिएटिव में कहने क्या जा रहा है कि एम्प्लॉयज़ को खुद से भी कुछ स्टेप लेने चाहिए, अपनी चीज़ों को प्लान करने के लिए कोई क्रिएटिविटी खुद से भी दिखानी चाहिए। ये नहीं कि बस ऊपर से जो आएगी हमने वही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। नहीं, अपनी चीज़ों को प्लान करने के लिए कुछ क्रिएटिविटी उसके अंदर खुद से भी एम्प्लॉयज़ को लानी चाहिए। ये सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है? सेंट्रलाइजेशन, डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज्ड हो रही है, डिसेंट्रलाइज्ड हो रही है। कि अगर टॉप मैनेजमेंट डिसीजन लेके नीचे कम्युनिकेट कर रहे हैं, नीचे लोगों के पास अथॉरिटी नहीं है डिसीजन मेकिंग की, तो इसे नाम दिया जाता है सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? कि टॉप मैनेजमेंट, नीचे मैनेजर्स, हर लेवल पे डिसीजन मेकिंग हो रही है। अब वो कहना क्या चाह रहा है कि डिसीजन मेकिंग क्या होनी चाहिए? सेंट्रलाइज्ड। क्यों? इससे डिसीजन अलाइंड विद ऑब्जेक्टिव होते हैं। नीचे मैनेजर समटाइम्स सेल्फ इंटरेस्ट में डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं, ऑब्जेक्टिव से हट जाते हैं। नीचे अगर आप डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी पावर दो तो लोग आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, ये मेरे पास अथॉरिटी होनी चाहिए, कहता नहीं मेरे पास होनी चाहिए, नहीं तो मेरा ख्याल कर, नहीं तो मेरा ख्याल कर। तो डिसीजन अलाइंड विद ऑब्जेक्टिव नहीं होते। तो फ़याल किसे प्रेफर कर रहा है? सेंट्रलाइजेशन को। मीन एम्प्लॉयज़ को क्लियर होना चाहिए कि वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हैं या नहीं है, और नहीं होने चाहिए। ऊपर से ही डायरेक्शन प्रॉपर मिलनी चाहिए। रेम्युनरेशन, इसका मतलब क्या होता है? पे, रिवॉर्ड, सैलरी। तो क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको क्या करना चाहिए? फेयर रेम्युनरेशन देनी चाहिए। फेयर का मतलब क्या है? टू मच हाई नहीं, टू मच लो भी नहीं। फेयर अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री नॉर्म्स होनी चाहिए, और सिर्फ फाइनेंशियल ही नहीं, नॉन फाइनेंशियल भी देनी चाहिए। फाइनेंशियल क्या है? पे, सैलरी। लेकिन कुछ लोग सिर्फ सैलरी नहीं चाहते, चाहते हैं प्रमोशन, स्टेटस, रैंक, अथॉरिटी। तो आपको क्या करना है? सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, नॉन फाइनेंशियल और फेयरली रेम्युनरेट करना है। फेयर का मतलब क्या है? बैलेंस होना चाहिए, टू मच हाई टू मच लो नहीं, इंडस्ट्री नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली। ये ऑर्डर क्या होता है? एक होता है ऑर्डर देना, एक ऑर्डर होता है तरतीब, अरेंजमेंट। तो क्या कहना चाह रहा है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर चीज़ ऑर्डर में, सीक्वेंस में, ऑन इट्स ऑन प्लेस, ऑन इट्स ऑन टाइम होनी चाहिए, ताकि सब कुछ स्मूथ वे में चलता रहे। ये पढ़ के देखेंगे, इनिशिएटिव, सेंट्रलाइजेशन, रेम्युनरेशन एंड ऑर्डर। एम्प्लॉयज़ को खुद से जो है वो कुछ क्रिएटिविटी या अपने वर्क को प्लान करना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन, क्लैरिटी होनी चाहिए एम्प्लॉयज़ की वेदर दे इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग और नॉट। रेम्युनरेशन, फेयरली रेम्युनरेशन, रिवॉर्ड होने चाहिए। एंड ऑर्डर, एवरीथिंग शुड हैव ऑन इट्स ऑन प्लेस एंड एट इट्स ऑन टाइम। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यहाँ पे जनरल इंटरेस्ट जो है वो बोला गया है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को, और इंडिविजुअल इंटरेस्ट बोला गया है पर्सनल ऑब्जेक्टिव को। एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है जो मेन ऑब्जेक्टिव है। आपने क्या किया होता है? सारे मैनेजर्स को, हर एम्प्लॉय को भी एक एक टारगेट दिया होता है जो क्या है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो कहता है, कहना क्या चाह रहा है कि ये जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव हैं इनकी सबऑर्डिनेशन मीन लिंक होना चाहिए किसके साथ? ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के साथ। मतलब क्या हुआ? क्या आपने 4 मैनेजर्स को टारगेट दिया जो चारों मैनेजर्स का ऑब्जेक्टिव है, उनमें से अगर 6 ने अपना ऑब्जेक्टिव मीट कर लिया, 2 ने मीट नहीं किया, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव मीट हुआ? नहीं। तो कब मीट होगा? जब 8 के 8 अपना ऑब्जेक्टिव मीट करेंगे। तो कहना क्या चाह रहा है कि अगर आपने अपना ऑब्जेक्टिव मीट कर लिया है तो देखो क्या दूसरे ने मीट किया है, नहीं किया तो उसे सपोर्ट करो। क्यों? प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? पर्सनल ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। क्यों? आप जीत गए लेकिन ऑर्गेनाइजेशन नहीं जीती, तो क्या आपका वो जीतना किसी खाते में आया? आपने 100 कर लिया लेकिन टीम नहीं जीती, तो क्या 100 किसी खाते में आया? नहीं। तो क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए? पर्सनल ऑब्जेक्टिव नहीं, पर्सनल इंटरेस्ट नहीं। क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए? जनरल ऑब्जेक्टिव मीन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। उसे प्रायोरिटी करना चाहिए। किसे? हर मैनेजर्स को भी और हर एम्प्लॉय को भी। मीन आपका ऑब्जेक्टिव लिंक होना चाहिए विद ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। मीन अपने ऑब्जेक्टिव के साथ आपको प्रायोरिटी किसे देनी है?
ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव मीन जनरल इंटरेस्ट को। रीड करके देखें, ये बात समझ आती है। द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन employee or group of employees should not take precedence over the interest of the organization as a whole. Mean prioritize किसे करना है? General interest mean organization objective rather than individual interest mean personal objective. Mean support करना है दूसरों को भी ताकि organization जीते rather than आप अकेले। Stability of tenure of personnel. ये stable का मतलब क्या होता है? इस चीज़ को रोकना, मेंटेन करना। टेन्योर बोलते हैं टाइम पीरियड को, और पर्सोनल बोलते हैं स्किल्ड वर्कर्स को, स्किल्ड पीपल्स को। एक चीज होती है स्टाफ टर्नओवर। ये टर्नओवर क्या होता है? एम्प्लॉय का आना जाना। एक टर्नओवर वो सेल भी होता है, लेकिन यहाँ पे स्टाफ टर्नओवर का मतलब क्या है? एम्प्लॉय का आना जाना। मीन आपने एक एम्प्लॉय अपॉइंट किया, उसको ट्रेन किया काम के लिए, वो जब ट्रेन हुआ छोड़ के चला गया। फिर आपने नया एम्प्लॉय अपॉइंट किया, उसको ट्रेन किया, ट्रेन हुआ, महीना काम किया, वो भी छोड़ के चला गया। फिर कोई नया एम्प्लॉय अपॉइंट किया, और जब तक वो नया ट्रेन नहीं होगा तब तक क्या आपका काम चलेगा? तो ये क्या करता है? एम्प्लॉय टर्नओवर, स्टाफ टर्नओवर बिजनेस ऑपरेशन को डिस्टर्ब रखता है। जितना ज़्यादा होगा उतने आपके ऑपरेशन अफेक्ट होंगे। तो कहना क्या चाह रहा है कि आपको देखना है एम्प्लॉय टर्नओवर की रीज़न क्या है, पर्सोनल क्यों छोड़ के जाते हैं, उस चीज़ को क्या करना है? प्लान करना है। देखना है क्या रीज़न है। पैसा रीज़न है तो पैसा अच्छा प्रोवाइड करना है। वर्क फैसिलिटीज़ रीज़न है तो अच्छी वर्क फैसिलिटीज़, वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करनी है, ताकि क्या किया जा सके? स्किल्ड लोगों का जो जॉब टेन्योर है उसे क्या बनाया जा सके? स्टेबल मीन लॉन्ग टर्म बनाया जा सके। क्यों? जितना टेन्योर शॉर्ट टर्म होगा मीन टर्नओवर ज़्यादा होगा, उतना बिजनेस आपका क्या रहेगा? डिस्टर्ब रहेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है? पर्सनल प्लानिंग करनी है। देखना है क्या कॉजेज हैं इनके छोड़ने की, क्या रीजंस है, उनको कैसे ओवरकम किया जा सकता है, वो ओवरकम करना है। तो क्या कहना चाह रहा है? मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड ऑर्डरली पर्सनल प्लानिंग एंड इंश्योर दैट रिप्लेसमेंट्स आर अवेलेबल टू फिल वैकेंसीज। और आपके पास क्या होने चाहिए? नीचे हर वक्त लोग अरेंज भी होने चाहिए, ताकि एक बंदा छोड़ के जाए तो आप फौरी उसकी जगह पे किसी और बंदे को लगा के उसका काम परफॉर्म करवा सकते हो। क्यों? समटाइम लोगों ने छोड़ के जाना भी होता है, तो इसलिए आपके पास रिप्लेसमेंट भी होना चाहिए। लेकिन लोगों के जाने की रीजंस भी आपने ख़त्म करनी है, उसके लिए पर्सनल प्लानिंग भी करनी है, ताकि टर्नओवर को मिनिमाइज स्टॉप किया जा सके। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है? कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है लोगों को क्या करना है? आपने कोई प्लान देना है, मीन उनका वर्क डायरेक्ट करना है, और कोई एक प्लान देना है जिसको वो फॉलो करते हुए काम करेंगे। ऑब्वियसली प्लान किसने देना है? टॉप मैनेजमेंट, मैनेजर्स, लीडर नहीं देना है, लेकिन लोगों का वर्क जो है वो डायरेक्टेड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सिंगल प्लान। यूनिटी ऑफ कमांड क्या था? वन डायरेक्ट सुपरवाइजर मीन लीडर एक होना चाहिए। डायरेक्शन क्या है? कि लोगों का वर्क डायरेक्टेड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्लान। सो स्केलर चेन चार्ट डिफाइन होना चाहिए, अथॉरिटी, पोजीशन, रैंक डिफाइन होनी चाहिए हायरार्किकल ऑर्डर में। इक्विटी फेयरली ट्रीट करना चाहिए, काइंडनेस का बिहेवियर फॉर ऑल सेम होना चाहिए। स्पिरिट दी कॉप्स, ऑर्गेनाइजेशन शुड स्ट्राइव टू प्रमोट टीम स्पिरिट। डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क शुड बी डिवाइडेड टू अचीव स्पेशलाइजेशन, एफिशिएंसी। Manager must have authority to give orders. Employee should obey rules, policies of the organization. There should be only one direct supervisor. Employee should take step to carry out and plan their work. Employee should be clear whether they are involved in the decision making or not. Employee should be fairly rewarded. And reward should be financial as well as non-financial. Everything should have on its own place, clean, tidy up. General interest, organization objective should be prioritized over individual interest for each employee and managers. Organization should make personal planning and ensure
that alternatives are available to fill vacancies. Employee work should be directed using a single plan by the management. तो क्या करना हमें, ये 14 प्रिंसिपल्स पहले तो हेडिंग्स लर्न करनी है, फिर इनको डिफाइन करना भी आना चाहिए एक एक दो दो लाइनों में। तो कैसे लर्न करेंगे, हम एक कॉपी पेज निकालेंगे अभी दो दो लाइनें छोड़ के पहले ये 14 हेडिंग्स लिखने की कोशिश करेंगे, सी दादू आए क्रॉस यू से, और अभी 10 हेडिंग हम बगैर देखे लिख लेंगे, 4 हमें भूलेंगी। तो वो देख के पहले हम दो दो लाइनें छोड़ के ये 14 हेडिंग्स के नाम देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, पहली 2 हेडिंग पकड़ेंगे, इनको लर्न करेंगे, छाप देंगे, फिर नेक्स्ट 2 हेडिंग पकड़ेंगे, लर्न करेंगे, छाप देंगे, और यूं ये काम आधे घंटे में हो जाएगा। अगर आप ये कहो कि मैं 14 हेडिंग्स पूरी की पूरी पहले लर्न कर लूं उसके बाद लिखूं, तो ये झूठ है, ये नहीं होना, और शायद उस पर 2 घंटे आपको लग जाएंगे। इसलिए पहले क्या करना है, 2-2 लाइनें छोड़ के 14 हेडिंग्स नाम याद हो गए। अब 2-2 लर्न करके हम क्या करेंगे, डिफाइन करते चले जाएंगे, और उससे एक मोटिवेशन आएगी कि 2 होगी 12 रहेगी, 4 होगी 10 रहेगी, 6 हो गई हैं पीछे 8 रह गई हैं, तो वो फिर मोटिवेशन मेंटेन रहेगी। तो पहले 14 हेडिंग्स लिखें ज़रा 2-2 लाइनें छोड़ के। BMBS हमें पढ़ के नहीं, लिख लिख के पास करना है। जो भी टॉपिक हम लर्न करेंगे अपना एक सेपरेट रजिस्टर बना के उसमें साथ साथ लिखते जाएंगे, अपने नोट्स प्रिपेयर करते जाएंगे। क्यों, ये अपने नोट्स हमें रिवीजन में हेल्प देंगे। कल को रिवाइज करते वक्त ये अपने नोट्स यूँ खोल के सिर्फ सामने ही लाने से चीज़ दिमाग में आ जाएगी, शायद पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। अगर नहीं लिखा, बुक में रह गया, तो अगले दिन भी अगर भूल गया तो हमें उतना ही टाइम लगाना पड़ेगा जितना आज लगाया था लर्न करने में। क्यों, चीज़ें बुक में थी, और पढ़ी हुई चीज़ भूल जाती है, लिखी हुई चीज़ नहीं भूलती। वो चीज़ कभी नहीं भूलती जो डिस्कस कर ली जाए। तो अगर हम डिस्कस नहीं कर पा रहे तो चलो लिख तो लें। सबऑर्डिनेशन का मतलब होता है लिंक करना है। क्या, इंडिविजुअल इंटरेस्ट मीन पर्सनल ऑब्जेक्टिव विद ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। एम्प्लॉय को, मैनेजर्स ने क्या करना है, एम्प्लॉय को थोड़ा सा फ्रीडम देना है, मीन थोड़ा सा इनफॉर्मल करना है ताकि वो चीज़ें खुद से भी प्लान क्रिएट कर सके। मतलब क्या हुआ कि मैनेजर्स ने एम्प्लॉय को थोड़ा इनफॉर्मल करना है ताकि एम्प्लॉय खुद से भी कुछ स्टेप ले सकें। मीन हर वक्त बस डायरेक्शन ही नहीं, क्या करना है, खुद से भी एम्प्लॉय को इनिशिएट करना है, चीज़ों को कैरी आउट करना है, अपने प्लान को या क्रिएटिविटी दिखानी है। अथॉरिटी नहीं देनी, हमने अथॉरिटी नहीं देनी, थोड़ा सा इनफॉर्मल करना है। मीन उनको इस तरह से फैसिलिटीज़ देनी है, टाइम देना है ताकि वो खुद से भी चीज़ों को प्लान कर सकें। मीन हर वक्त फॉर्मल वे में नहीं लेके चलना। सभी ये थ्योरी हमारी कंप्लीट नहीं हुई फाइल की, इसके अंदर कुछ चीज़ें और भी हैं, होपफुली वो कल कवर करके साथ हम नेक्स्ट एक और थ्योरी कवर करेंगे और इस तरह से चलते जाएंगे। फ्राइडे, एवरी फ्राइडे हमारा टेस्ट हुआ करेगा, और कल तक जो हमने पढ़ा होगा फ्राइडे को उसका टेस्ट होगा। 3 थ्योरीज, एक वो पहला पेज मैनेजमेंट, लीडरशिप, सुपरविजन और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये हम अभी कमिंग फ्राइडे को ये टेस्ट दे के ये सारी चीज़ें कर देंगे लॉक। फिर नेक्स्ट फ्राइडे को कुछ चीज़ें और टेस्ट दे के लॉक करेंगे, और यूँ हम चीज़ें लॉक करते करते सिलेबस ख़त्म करेंगे। सो होपफुली कल दोबारा मिलते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ। अभी आप ये 14 हेडिंग्स लिख के जाओगे, सिर्फ नाम लिख के जाओगे, डिफाइन आप घर जाके करोगे। क्या चीज़, ऑर्डर का मतलब क्या है, सब कुछ टाइटी अप सीक्वेंस में ऑन इट्स ऑन प्लेस होना चाहिए, मीन अरेंज होना चाहिए।